बेसिक यूनिट जो किसी पे डिपेंड नहीं करता है, इंडिपेंडेंट होता है, उसे हम लोग फंडामेंटल यूनिट्स कहते हैं। और टोटल दुनिया में सिर्फ और सिर्फ 7 टाइप्स के फंडामेंटल यूनिट्स होते हैं, और बाकी दुनिया में जितने भी यूनिट्स हैं इन 7 को छोड़ के वो सारे के सारे डिराइव यूनिट में चले जाते हैं। जैसे अगर हम लोग कहें यहाँ पे मास, सो मास किसी पे डिपेंड नहीं करता, टाइम किसी पे डिपेंड नहीं करता, टेम्परेचर के लिए केल्विन किसी पे डिपेंड नहीं करता, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस के लिए मोल किसी पे डिपेंड नहीं करता, इसी तरह से ल्यूमिनस इंटेंसिटी के लिए कैंडेला किसी पे डिपेंड नहीं करता। तो ये सारे जो यूनिट्स है ये सब फंडामेंटल यूनिट्स में आते हैं। लेकिन अगर बात करें फोर्स का, तो फोर्स डिपेंड करता है m इंटू ए, मास और एक्सेलरेशन पे। देखो मास का यूज करके फोर्स को बनाया जा रहा है, तो वो हो जाएगा हमारे पास डिराइव्ड यूनिट। अब बताओ इसमें से कौन सा सही है। अगर सेकेंड ऑप्शन देखिए, इसमें कूलम है, और कूलम चार्ज का यूनिट होता है, चार्ज इक्वल टू क्यू इक्वल टू एन आई होता है, जो डिपेंडेंट यूनिट है, तो ये तो ऑप्शन सही नहीं हो सकता है। ऑप्शन नंबर सी में अगर देखोगे तो यहाँ न्यूटन है, न्यूटन मतलब फोर्स का यूनिट है, और फोर्स डिपेंडेंट यूनिट है मतलब डिराइव्ड यूनिट है, तो ये भी आंसर में नहीं हो सकता है। अगला ऑप्शन देखो तो फ्लक्स है, और फ्लक्स भी डिराइव्ड यूनिट है, तो ये भी नहीं हो सकता है। पहला ऑप्शन देखो मीटर, किलोग्राम, सेकेंड, एम्पियर, केल्विन, मोल और कैंडेला, ये 7 टाइप्स के यूनिट्स हम लोग एसआई सिस्टम में पढ़ते हैं। यही फंडामेंटल यूनिट्स है जो 7 टाइप्स के होते हैं, और दुनिया में जितने भी यूनिट्स हैं इन 7 को छोड़ के वो सारे के सारे इसी से डिराइव होते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन करते हैं। ए व्हीकल ट्रेवल्स हाफ द डिस्टेंस विथ स्पीड v1 एंड सेकंड हाफ द स्पीड विथ v2। देखो एक व्हीकल है, हम लोग इस क्वेश्चन को ऐसे सॉल्व कर सकते हैं। एक व्हीकल है जो पहला हाफ डिस्टेंस, मतलब मान लो ये l/2 डिस्टेंस, ये l/2 डिस्टेंस v1 से चला है, और दूसरा जो l/2 डिस्टेंस है वो चला है v2 से। तुमको बताना है एवरेज वेलोसिटी क्या होगा। एवरेज वेलोसिटी का अगर फॉर्मूला देखने जाए तो ये होता है v1 नहीं, ये होता है टोटल डिस्टेंस बाय टोटल टाइम। मतलब ये हो जाएगा टोटल डिस्टेंस l बाय टोटल टाइम t1 प्लस t2। चूंकि हमको t1 और t2 पता नहीं है, तो बताओ हम लोग एक फॉर्मूला पता है s बराबर vt, यहां से अगर t डिराइव करें तो t बराबर हो जाएगा s बाई v। s कितना दिया हुआ है l/2, और डिवाइड बाई क्या हो जाएगा यहाँ पे v के जगह हो जाएगा v1 अगर t1 निकाले। सिमिलरली अगर t2 निकाले तो क्या हो जाएगा l/2 और डिवाइड बाई v2। अब यहाँ पे बस पुट कर दो, ऊपर में l, नीचे t1 के जगह l/2 डिवाइड बाई v1, और फिर ये हो जाएगा l/2 डिवाइड बाई v2। इसको सॉल्व करोगे तो आंसर आएगा तुम्हारा 2v1 v2 बाई v1 प्लस v2। बस इतना सा ही था, बस तुमको सिर्फ ये सॉल्यूशन करना आना चाहिए। अब इसको जैसे ही सॉल्व करोगे तुम्हारा आंसर निकल के आ जाएगा 80 नंबर। अगला क्वेश्चन करते हैं। Which of the following can be used to describe how fast an object is moving? देखो एक ऑब्जेक्ट के मूविंग का बात कर रहा है विथ डायरेक्शन। जब भी कोई ऑब्जेक्ट के मूविंग का बात करे तो वो स्पीड होता है, लेकिन जब डायरेक्शन को इंक्लूड करते हैं तो वो स्पीड नहीं होता, वो स्केलर क्वांटिटी नहीं है, वो वेक्टर क्वांटिटी बन गया। तो अब वो बन जाएगा वेलोसिटी। अब वेलोसिटी भी 2 टाइप्स के होते हैं, एवरेज वेलोसिटी और इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी। अगर इंटरवल ऑफ टाइम पे पूछा तो फिर आ जाएगा एवरेज वेलोसिटी, और किसी इंस्टेंट ऑफ टाइम पे पूछे तो वो हो जाएगा इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी। सो इसका आंसर होगा इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी। लेकिन ये जो क्वेश्चन पेपर दिया गया था झारखंड बोर्ड वाले, वो इस क्वेश्चन का आंसर गलत दिए थे। यहाँ पे अगर आंसर शीट में हम लोग देखें तो उसने आंसर दिया था ये ऑप्शन नंबर बी, जो कि पूरा पूरी गलत है। इंस्टेंटेनियस स्पीड इसका आंसर हो ही नहीं सकता है। इंस्टेंटेनियस स्पीड इसका आंसर क्यों नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पे डायरेक्शन को इंक्लूड किया गया है। अब जब भी हम लोग डायरेक्शन को इंक्लूड करते हैं तो हम लोग ये पढ़ के आए हैं कि जब स्पीड तब होता है जब वो एक क्वांटिटी होता है, मतलब उसके पास सिर्फ और सिर्फ मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन ना हो तो वो स्पीड होता है। बट अगर हमारे पास मैग्नीट्यूड भी है डायरेक्शन भी है तब उसे हम लोग कहते हैं वेक्टर क्वांटिटी, और यहाँ वेक्टर क्वांटिटी स्पीड नहीं है जबकि वेलोसिटी है। ठीक है, सो ये ध्यान रखना, ये क्वेश्चन जो झारखंड बोर्ड वाले दिए थे वो इसका आंसर गलत दिए थे, तो ये याद रखना। अगला क्वेश्चन पे देखें, मैक्सिमम रेंज ऑफ प्रोजेक्टाइल। प्रोजेक्टाइल क्या होता है, ये हमारे पास सरफेस है, यहां से किसी को फेंक दिए, ये कुछ इस तरह का पाथ किया, इसी पाथ को हम लोग प्रोजेक्टाइल मोशन कहते हैं। और रेंज है ये कितना दूर जाके गिरेगा, दिस इज रेंज। ठीक, अब रेंज जो होता है ये मैक्सिमम रेंज कब मिलता है, जब हम लोग थीटा बराबर फेंकते हैं इसको 45 डिग्री पे। थीटा बराबर अगर 45 डिग्री हो तो देखो ये ऑप्शन नंबर सी, ये तो ऐसे ही चला गया, नॉन ऑफ दिस हटा दो। अब ये बचा 2 ऑप्शन,
यू स्क्वायर बाई जी और यू बाई जी। तो इसमें अगर हम लोग फॉर्मूला याद है तो ये हो जाएगा यू स्क्वायर बाई जी। क्वेश्चन नंबर 6 ये हो गया। नाउ क्वेश्चन नंबर 7, ए बॉडी स्टार्ट्स along the circumference of a circle of radius 2 meter with a linear velocity 6 मीटर पर सेकेंड। निकालना है एंगुलर वेलोसिटी क्या होगा। क्या क्या दिया हुआ बताओ। हमारे पास दिया हुआ है रेडियस बराबर 2 मीटर। अच्छा, और क्या दिया हुआ है, लीनियर वेलोसिटी। लीनियर वेलोसिटी मतलब v दिया हुआ है 6 मीटर पर सेकेंड, और निकालना है एंगुलर वेलोसिटी। फॉर्मूला पता है क्या, लीनियर वेलोसिटी और एंगुलर वेलोसिटी का रिलेशन अगर याद है तो वो होता है v बराबर r इंटू ओमेगा। सो ओमेगा बराबर क्या हो जाएगा बताओ, ओमेगा बराबर हो जाएगा v बाई आर। v हमको दिया हुआ 6 मीटर पर सेकेंड, r दिया हुआ 2 मीटर। सो ये कट जाएगा, आ जाएगा 3 मीटर। क्या हो जाएगा ये 6 मीटर पर सेकेंड और ये 2 मीटर, मतलब ये आंसर में जो आएगा वो हो जाएगा 3 रेडियन पर सेकेंड, जब ऑप्शन नंबर बी मैच कर रहा है। बस इतना ज्यादा तुमको सिर्फ और सिर्फ फॉर्मूला आना चाहिए, कॉन्सेप्ट थोड़ा बहुत आना चाहिए, क्वेश्चन इजीली सॉल्व होगा। ये क्वेश्चन विद विद आई थिंक विद इन 5 सेकंड टू 10 सेकंड ये क्वेश्चन का आंसर तुम लोग बोल दोगे। अगला क्वेश्चन, बिना पेन कलम छुए तुम इसका आंसर दे सकते हो। बताओ एक्सेलरेशन कैसा फिजिकल क्वांटिटी है। फिजिकल क्वांटिटी दो टाइप्स के होते हैं। सबसे पहला जो फिजिकल क्वांटिटी था वो वेक्टर क्वांटिटी था, दूसरा था स्केलर क्वांटिटी। वेक्टर क्वांटिटी जिसके पास मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों हो, स्केलर क्वांटिटी जिसके पास सिर्फ मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन ना हो उसे स्केलर कहेंगे, और मैग्नीट्यूड डायरेक्शन दोनों हो तो उसे वेक्टर कहेंगे। एक्सेलरेशन एक ऐसा क्वांटिटी है जिसके पास मैग्नीट्यूड भी होता है और डायरेक्शन भी होता है, सो ये एक वेक्टर क्वांटिटी है। क्लियर है, ये इजीली बोल सकते हो एक्सेलरेशन क्या होगा, वेलोसिटी क्या होगा, स्पीड क्या होगा, ये सब तो बेसिक चीज है, ये सब तो आना ही चाहिए सबको। अगला क्वेश्चन पे देखते हैं। ए स्टूडेंट स्टडीज सम इक्वेशन, पावर बराबर वर्क पर यूनिट टाइम, फोर्स बराबर मास इनटू एक्सेलरेशन, वेलोसिटी बराबर डिस्प्लेसमेंट पर यूनिट टाइम। तुमको बताना इन सारे क्वांटिटीज इक्वेशंस में टोटल कितने वेक्टर क्वांटिटीज है। इस क्वेश्चन का भी आंसर गलत दिया हुआ वहां पे। अगर तुम इसका आंसर शीट देखो तो वहां पे दिया हुआ ऑप्शन नंबर बी सही है, बट ये पूरा पूरी गलत है। हमारे पास ये पूछा गया कितने वेक्टर क्वांटिटीज है। अगर वेक्टर क्वांटिटीज को देखें तो सबसे पहला वेक्टर क्वांटिटी ये बोला गया फोर्स है, अगला वेक्टर क्वांटिटी यहाँ पे एक्सेलरेशन है, थर्ड वेक्टर क्वांटिटी यहाँ पे वेलोसिटी है, और फोर्थ वेक्टर क्वांटिटी डिस्प्लेसमेंट है। तो टोटल हमारे पास 4 ऐसे क्वांटिटीज है, फिजिकल क्वांटिटीज है जो कि वेक्टर क्वांटिटीज है। सो इसका भी आंसर तुम्हारे झारखंड बोर्ड वाले गलत दिए थे, इसको सुधार लेना। टू सेक ऑफ वाटर फ्रॉम वेट क्लॉथ, ठीक है, कपड़ा भींगा हुआ है और उसको हम लोग झाड़ रहे हैं। इट इज कॉमन टू गेट सडन जर्क, इट इन डूइंग सो वी आर टेकिंग एडवांटेज ऑफ। अब ये करने से हमको किसका एडवांटेज मिलता है, देखो झटका देके जब करते हैं तो वो सिर्फ एक ही है जब उसकी इनर्शिया को तोड़ते हैं या इनर्शिया के बारे में बात करते हैं, वो सिर्फ एक ही था न्यूटन्स का फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन जो इनर्शिया पे बात किया था। सेकेंड लॉ फोर्स पे बात कर रहा था या मोमेंटम पे बात कर रहा था, रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम, और थर्ड लॉ बात कर रहा था एक्शन रिएक्शन पेयर पे। Why we experience recoil in a gun after firing a bullet। देखो जब हम लोग किसी गन से बुलेट को फायर करते हैं तो ये आगे की ओर जाता है, लेकिन इस गन को पीछे की ओर एक फोर्स लगा देता है। ये फोर्स हम लोग क्यों फील करते हैं, ड्यू टू हाई क्या कहते हैं या लार्ज अमाउंट ऑफ लीनियर मोमेंटम। अब लार्ज अमाउंट ऑफ लीनियर मोमेंटम क्यों होगा कि जब बुलेट उधर की ओर गया तो बुलेट के पास सोचो वेलोसिटी बहुत हाई होता है, मास भले ही कम हो बट लीनियर मोमेंटम में फॉर्मूला होता है मास इनटू वेलोसिटी, और यहाँ पे देख रहे जो मोमेंटम है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू वेलोसिटी है। वेलोसिटी जितना ज्यादा होगा मोमेंटम भी उतना ही ज्यादा होगा। सो हम लोग कह सकते हैं लार्ज लीनियर मोमेंटम ऑफ बुलेट के कारण हमको रिकॉइलिंग ऑफ इन गन मिलता है, मतलब गन में पीछे की ओर झटका मिलता है सडन। क्वेश्चन नंबर 12, द मास ऑफ ए बॉडी इज 2 kg, इट्स वेट इज। सिंपल सा क्वेश्चन है, वेट का अगर फॉर्मूला तुमको पड़ता है, वेट इक्वल टू होता है mg, मास दिया हुआ है 2 kg और g का वैल्यू होता है 9.8, इसको गुना कर लो आ जाएगा 19.6 न्यूटन। ऑप्शन नंबर ए। बिना पेन कलम छुए इसका आंसर तुम लोग दे सकते थे। ए पैसेंजर इन अ मूविंग बस, ए पैसेंजर इन अ मूविंग बस, ठीक है, ट्रेन में बैठा हुआ है, इज
इज थ्रोन फॉरवर्ड व्हेन द बस इज सडनली स्टॉप। देखो ये वही वाला कहानी है, तुम लोगों को क्लास में बहुत एक अच्छा कहानी सुनाए थे कि अगर हम लोग बस में चढ़ते हैं तो अचानक से चलने पर इधर गिर जाते हैं, अचानक रुक जाने पे आगे की ओर गिर जाते हैं, जब वो टर्निंग लेता है तो हम लोग इधर की ओर झुक जाते हैं। ये होता क्यों है? क्योंकि हम लोग इनर्शिया को पढ़े थे। इनर्शिया कहता है कि वो सडन चेंजेस को अपोज करता है। तो जब कोई बस सडनली रुकता है तो वो आगे की ओर गिर जाता है, सडनली चलना शुरू करता है तो पीछे की ओर गिर जाता है। यही इसका आंसर है, ड्यू टू लॉज ऑफ इनर्शिया या फिर ड्यू टू न्यूटन्स फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन। अगला क्वेश्चन, कंजर्वेटिव मोमेंटम इन अ कोलिजन बिटवीन पार्टिकल्स कैन बी अंडरस्टूड फ्रॉम। देखो अगर कोलिजन्स का बात करें तो कोई दो पार्टिकल है, दो पार्टिकल सामने की ओर आएगा, एक दूसरे पे फोर्स लगेगा, टकरा के फिर वो एक दूसरे से दूर जाएगा। तो बताओ ये वाला पार्टिकल इस पे जितना फोर्स लगा ये वाला पार्टिकल भी उस पर उतना ही फोर्स लगाएगा, मतलब न्यूटन थर्ड लॉ बात कर रहा है। ये दोनों एक दूसरे पे फोर्स लगाएगा, मोमेंटम चेंज होगा, न्यूटन सेकंड लॉ बात कर रहा है। सो यहाँ पे आंसर जो होगा वो होगा बोथ न्यूटन सेकंड लॉ एंड थर्ड लॉ। बस आसान था, कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन था। ए ब्लॉक ऑफ मास m ऑन अ फ्लैट सरफेस ए फोर्स इज अप्लाइड टू इट। चलो एक हमारे पास ब्लॉक है और इस ब्लॉक को हम लोग क्या किए, इधर की और फोर्स लगाए ताकि ये फ्लैट सरफेस के फ्लैट के पैरेलल ये आगे मोशन करना शुरू कर जाए। तो इस पे फोर्स किधर क्यों लगेगा? फोर्स इसमें बैकवर्ड लगेगा, सॉरी फ्रिक्शनल फोर्स इस पे बैकवर्ड लगेगा। इसमें अगर देखें तो नीचे की ओर mg लगेगा और ऊपर की ओर नॉर्मल फोर्स, क्योंकि कांटेक्ट है सरफेस के साथ। अब बताओ फ्रिक्शन का फॉर्मूला क्या होता है? F बराबर होता है म्यू इंटू एन, और n बराबर यहाँ देख लो फ्री बॉडी डायग्राम अगर पढ़े हो तो n बराबर mg है, मतलब ये हो जाएगा म्यू इंटू mg। अब यहाँ साफ साफ दिख रहा है फ्रिक्शन जो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मास ऑफ द बॉडी है। ऑप्शन मैच करा लो, ये दो रेसिप्रोकल का बात कर रहा है, दोनों गलत है। स्क्वायर का बात कर रहा है, गलत है। मास ऑफ द बॉडी के साथ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का बात कर रहा है, ये सही है। समझ आया? अगला क्वेश्चन, इन एनी काइंड ऑफ कोलिजन, कोलिजन का बात करते हैं, ध्यान से सुनना, कोलिजन का, कोलिजन में लीनियर मोमेंटम ऑलवेज कंजर्व्ड रहता है। याद रखना, लीनियर मोमेंटम हमेशा कंजर्व्ड रहता है। क्या काइनेटिक एनर्जी भी ऑलवेज कंजर्व्ड रहता है? नहीं, इसका दो सिचुएशन आता है। अगर इलास्टिक कोलिजन हो, ध्यान से सुनना, अगर इलास्टिक कोलिजन हो तो काइनेटिक एनर्जी कंजर्व्ड रहता है। लेकिन अगर इन इलास्टिक कोलिजन हो, अगर इन इलास्टिक कोलिजन हो तब काइनेटिक एनर्जी कंजर्व नहीं रहता है। याद रखना ये बात, एग्जाम में ये घुमा के दे सकता है। यहाँ तो पूछ ले कि कोई भी कोलिजन हो तो लीनियर मोमेंटम कंजर्व होता है, काइनेटिक एनर्जी कंजर्व होता है। सो लीनियर मोमेंटम हमेशा चाहे इलास्टिक हो या इन इलास्टिक हो वो कंजर्व रहता है। बट अगर बात करें काइनेटिक एनर्जी का तो वो इलास्टिक में कंजर्व रहता है और इन इलास्टिक में कंजर्व नहीं रहता है। ठीक। पोटेंशियल एनर्जी, देखो पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला तुमको पूछा गया है, क्या था वो फॉर्मूला बताओ? असली मसाले सच सच mgh mgh, m दिया हुआ, h दिया हुआ, क्या छूटा? g मतलब क्या होता है? ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन। हो गया, इतना सा था। हाँ, इस क्वेश्चन के लिए एक ट्रिक है, जब भी पूछे एरिया का बात तो देखो किसके किसके बीच पूछ रहा है, फोर्स और डिस्प्लेसमेंट। ये पूछ रहा है एरिया, चलो फोर्स को लिखो और डिस्प्लेसमेंट मतलब s को लिखो और बीच में गुना का साइन दे दो। अब बताइए किसका फॉर्मूला है? एफ डॉट एस इज इक्वल टू वर्क डन, वर्क। तो आंसर हो गया इसका वर्क डन। इसी जगह पे अगर स्लोप पूछता, सोचो अगर स्लोप पूछता तो इसका आंसर क्या होता? तब हम लोग क्या करते? एफ बटा एस करते हैं। ध्यान रखना, अगर स्लोप पूछे तो डिवाइड कर देना है और अगर एरिया पूछे तो गुना कर देना है। उसके बाद जो फॉर्मूला आएगा अकॉर्डिंग टू दैट आंसर हो जाएगा। कॉन्सेप्ट अच्छा है, ये ट्रिक याद रखना। अगला है टॉर्क एक्टिंग ऑन अ बॉडी इज द रोटेशनल एनालॉग ऑफ। टॉर्क किसके एनालॉग है? तो टॉर्क का फॉर्मूला अगर देखें, टॉर्क इक्वल टू होता है आई इंटू ओमेगा। आई मतलब होता है मोमेंट ऑफ इनर्शिया जो एनालॉग है मास का, और ये अल्फा, सॉरी आई इंटू अल्फा होता है, और ये है एक्सेलरेशन के एनालॉग। तो ये एम ए किसके एनालॉग है? ये एम ए किसके बराबर होता है? एफ के। मतलब जो टॉर्क है वो एनालॉग है फोर्स के। ये ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन 20 नंबर, which physical quantity is represented by the product of moment of inertia and angular acceleration। अभी देखो ऊपर हम लोग ये क्वेश्चन का आंसर लिख के आए, यही चीज यहाँ पे अब अगला क्वेश्चन बन गया।
ये है मोमेंट ऑफ इनर्शिया और ये हमारे पास है एंगुलर एक्सेलरेशन। सो बताओ, मोमेंट ऑफ इनर्शिया हमारे पास आई है, एंगुलर एक्सेलरेशन अल्फा है, ये किसका फॉर्मूला है? टॉर्क का। एक ऑप्शन मिलेगा टॉर्क, बस इतना सा था। तुमको फॉर्मूला अगर आता है तो देख के आंसर दो दोगे। टॉर्क का फॉर्मूला आता है तो ऊपर वाला क्वेश्चन भी बन गया, नीचे वाला क्वेश्चन भी बन गया, बस ऐसे ही है। अगला क्वेश्चन, इफ अ बॉडी इज रोटेटिंग अबाउट एन एक्सिस, ठीक, पासिंग थ्रू इट्स सेंटर ऑफ मास, देन इट्स एंगुलर मोमेंटम इज डायरेक्टेड अलोंग इट्स। देखो रोटेट कर रहा है अगर कोई बॉडी उसके सेंटर ऑफ मास के अलोंग, अगर मान लो ये सेंटर ऑफ मास है, इसके अलोंग ये रोटेट कर रहा है, जैसे इसके अलोंग ये रोटेट कर रहा है, तो इसका एंगुलर मोमेंटम का जो डायरेक्शन है वो किधर होगा? एंगुलर मोमेंटम का जो डायरेक्शन होता है वो हम लोग राइट हैंड थंब रूल से लेते हैं। तो अगर ये पार्टिकल ऐसे मूव करा तो ऐसे पकड़ेंगे, ये थंब बताएगा उसका डायरेक्शन किधर है। अगर ये ऐसे मूव कर रहा है तो पार्टिकल को ऐसे पकड़ेंगे, नीचे वाला थंब डाउनवर्ड की ओर मूव कर रहा है। तो देखो यहाँ पे हमारे पास दो केस हो सकता है, एक तो ये इस तरह से रोटेट करें, या दूसरा केस क्या हो सकता है, ये ऐसे रोटेट करें अपने सेंटर ऑफ मास के अलोंग। या तो ऐसे रोटेट कर सकता है, या तो सॉरी उल्टा लिख दिया ना, एक सेकंड, हाँ। या तो ऐसे रोटेट कर सकता है, या तो ऐसे रोटेट कर सकता है। तो देखो अगर पहला नंबर इस वाले केस में बात करें तो ये इधर क्यों रोटेट कर रहा है, मतलब एंगुलर जो इसका एंगुलर मोमेंटम होगा उसका वेलोसिटी ऊपर की ओर होगा, एक्सिस एक्सिस ऑफ रोटेशन की तरफ ही, और ये हो तो डाउनवर्ड की ओर होगा। एक में अप हो रहा है, एक में डाउन हो रहा है, बट ध्यान रखने वाली बात ये कि एक्सिस ऑफ रोटेशन के ऊपर ही आ रहा है। सो सिंपल सा बात है, इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, एक्सिस ऑफ रोटेशन के डायरेक्टेड अलोंग ही होगा। क्वेश्चन नंबर 2, escape speed of a body on the surface of a plant, प्लांट नहीं ये प्लैनेट है, ये गलत लिखा हुआ, ये प्लैनेट है, डज नॉट डिपेंड ऑन। तो अगर हम लोग इसके वेलोसिटी देखें, इसके वेलोसिटी का फॉर्मूला हम लोग को पता है, अंडर रूट ऑफ जी एम बाई आर होता है। अब इसमें बताओ, ये जी ग्रेविटेशनल कांस्टेंट है, एम है मास ऑफ द प्लैनेट, और आर है रेडियस ऑफ द प्लैनेट। सो रेडियस ऑफ द प्लैनेट आंसर नहीं हो सकता, मास ऑफ द प्लैनेट आंसर नहीं हो सकता, ग्रेविटेशनल कांस्टेंट नहीं हो सकता, क्योंकि सारे के सारे हमारे फॉर्मूला में है। मास ऑफ द बॉडी हमारे फॉर्मूला में नहीं है तो इस पर डिपेंड नहीं करेगा, बस फॉर्मूला आना चाहिए। बार बार यही बोल रहा हूँ, अगर तुमको फॉर्मूला आता है तो क्वेश्चन बनेगा, फॉर्मूला नहीं आता तो क्वेश्चन नहीं बनेगा। इसमें देखना क्वेश्चन क्या है, हमारा जो अर्थ है वो कुछ ओवल शेप का है, मतलब इस टाइप के शेप का है। ये इस वाले पार्ट को हम लोग पोल कहते हैं, और इस वाले पार्ट को कहते हैं इक्वेटर, ठीक। अब इक्वेटर में जो जी का वैल्यू होता है वो होता है 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, बट जो पोल में इसका वैल्यू है वो होता है 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ये मैक्सिमम वैल्यू है, ये मिनिमम वैल्यू है। अब क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, द एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी ऑन अर्थ सरफेस मैक्सिमम एट पोल, मैक्सिमम एट इक्वेटर, मिनिमम एट पोल, बोथ दोनों बोथ इक्वल बोथ एट पोल एंड इक्वेटर। अब तुम लोग बताओ खुद, इक्वेटर में है 9.8 और पोल पे है 10, मैक्सिमम कहाँ पे हुआ, ऑब्वियसली पोल पे, तो पहला नंबर ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं, द escape velocity of a body depends upon mass as, ठीक है। अभी यहाँ पे क्वेश्चन क्लियर नहीं बोल रहा है कि मास किसका लेना है, मास हमको बॉडी का लेना है या मास हमको प्लैनेट का लेना है। सो अगर हम लोग इस क्वेश्चन को बॉडी के मास के हिसाब से ही देखते हैं, क्योंकि स्मॉल एम लिखा हुआ है, स्मॉल एम हम लोग बेसिकली बॉडी के मास को डिनोट करते हैं। मास पे तो डिपेंड करता ही नहीं था, जब मास पे डिपेंड नहीं करेगा तो मास का पावर 0 हो जाएगा। सो ऑप्शन नंबर ए इसका आंसर होगा। लेकिन अगर ये बोलता प्लैनेट का मास के बारे में, प्लैनेट का मास जो कैपिटल एम से डिनोट करते हैं, तो प्लैनेट का मास फॉर्मूला में था इसलिए उसका पावर 1 आंसर होता। सो अगर ये प्लैनेट का बोलता तो m टू द पावर 1 करते, लेकिन ये चूंकि स्मॉल m बोला है, स्मॉल m हम लोग बॉडी को लेते हैं, इसलिए ऑप्शन नंबर ए हम लोग इसको सही करते हैं, ठीक है। अगला, हाइड्रोलिक ब्रेक्स वर्क ऑन द बेसिस ऑफ, हाइड्रोलिक ब्रेक्स किस फंक्शन पे या किस प्रिंसिपल पे काम करता है। हमारे पास कितने चार ऑप्शन है, बर्नौलीज प्रिंसिपल, आर्किमिडीज प्रिंसिपल, पास्कल्स लॉ और पॉइसेलेज लॉ। यहाँ पे जो है ये पास्कल्स लॉ सही होगा। पास्कल्स लॉ कहता है हाइड्रोलिक सिस्टम जो काम कैसे करता है उसके बारे में बात किए थे,
कुछ इस तरह का सिस्टम बना के रखा था, एक में छोटा एक में बड़ा, और इस तरह से हम लोग कनेक्ट किए थे दो ट्यूब को, और इससे हम लोग देखे थे कि हाइड्रोलिक ब्रेक्स काम कैसे करता है। देने वाला कौन है? पास्कल्स लॉ। आर्किमिडीज कहाँ काम करते हैं? जहाँ पे डेंसिटी मापना होता है। बर्नौलीज इस तरह से एक जगह से दूसरी जगह, ये फ्लो वाला पार्ट। ठीक है, सो ये हम लोग टोटल आज 25 क्वेश्चन किए। इसका अगला पार्ट देखते हैं कल या परसों, कल ही इसका बाकी जितने भी रिमेनिंग क्वेश्चन है 40 तक, वो सारे क्वेश्चन कल कर लेंगे। अभी 25 क्वेश्चन को अच्छे से रिवाइज करो, एक एक कॉन्सेप्ट को देखो, कहाँ कौन सा कॉन्सेप्ट लग रहा है, कौन सा कॉन्सेप्ट छूट रहा है तुमसे, वो एक एक चीज एनालाइज करो, क्योंकि एग्जाम में इससे टफ कुछ आ नहीं सकता। तुम्हारे एग्जाम में इतना तक एनफ है। ठीक है, तो यहाँ तक क्लियर रखो। और मुझे नहीं जानते तो मैं आज करीबन 7 साल से क्लास दे रहा हूँ झारखंड बोर्ड वालों के लिए, सीबीएसई बोर्ड वालों के लिए, जेई वालों के लिए और नीट वालों के लिए। अभी फिलहाल आईआईटी में अपना पोस्ट ग्रेजुएट कर रहा हूँ, सो तुम लोग कांटेक्ट करके रख सकते हो और चैनल को फॉलो कर सकते हो आगे इसी तरह के सारे वीडियोस देखने के लिए। और सारे कंटेंट ऐसे ही रहेंगे, तुमको सारे के सारे बेसिक प्रिंसिपल्स सिखाता रहूँगा, सारे के सारे कॉन्सेप्ट सिखाता रहूँगा, सारे के सारे न्यूमेरिकल के टेक्निक्स बताता रहूँगा। और बहुत ही जल्द क्लास 12 का एक फुल कोर्स लेके आ रहा हूँ, जो यूट्यूब में कम्प्लीटली फ्री पढ़ाया जाएगा। कोई पैसा नहीं देना, कुछ नहीं देना, यूट्यूब में ही सारा कंटेंट रहेगा। उसके लिए तुमको अलग से कहीं जाने का जरूरत नहीं पड़ेगा। पूरा का पूरा झारखंड बोर्ड का टोटल फिजिक्स, टोटल केमिस्ट्री फ्री में लेके आऊंगा। ओके, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पे, तब तक के लिए टेक केयर, बाय।